जोशी पर एक्शन, लेकिन बाकियों पर कब, ये बड़ा सवाल है और इसी बड़े सवाल पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। मुख्य सचेतक पद से महेश जोशी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में सियासी भूचाल छाया हुआ है। ये घटना इसीलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि इसी साल, पिछले साल 25 सितंबर से जोड़कर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है जब कांग्रेस आलाकमान ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने एक पैरेलल यानी कि अलग से विधायकों की बैठक बुला ली। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने तो स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा तक सौंप दिया था। कांग्रेस के एक धड़े ने इसे आलाकमान के खिलाफ बगावत का नाम दिया था। साथ ही उन विधायकों पर एक्शन लेने की भी मांग की थी। महेश जोशी के इस्तीफे को भी इसी एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जोशी कह रहे हैं मुझे आलाकमान का हर फैसला मंजूर है, लेकिन उन नेताओं पर एक्शन कब होगा जो पार्टी के हितों के खिलाफ काम करते हैं? तो क्या चुनावी साल में ये बवाल कांग्रेस को भारी पड़ सकता है? क्या और नेताओं पर भी आलाकमान एक्शन लेगा? इस मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं, शैलेंद्र धाबाई बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस विचारक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि आपने महेश जोशी पर तो एक्शन ले लिया, इसकी दो वजह निकलकर सामने, एक तो 25 सितंबर का घटनाक्रम और दूसरा एक व्यक्ति दो पद। अब सवाल यह है कि बाकी लोग भी तो है ना ऐसे आपके पार्टी में जो कई पद लेकर बैठे हुए हैं, और 25 सितंबर में भी कई लोगों को आलाकमान के खिलाफ नाफरमानी करते हुए देखा गया था। उन पर एक्शन कब होगा, ये बड़ा सवाल है। प्रियंका जी, मैंने कल भी कहा था, हमेशा मैं कहता आ रहा हूँ, ये एक्शन आपकी, इसको अनुशासनात्मक एक्शन कैसे कह रहे हैं, कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? अगर आपने एक दो पद में से एक पद वैसे भी इस्तीफा देना था उनको, तो इसको मैं नहीं मानता हूँ। प्रदेश प्रभारी रंधावा बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं वरुण जी, वो खुद बोल रहे हैं 25 सितंबर से जो मैं आपसे, प्रियंका जी आपके लिए नहीं कर रहा, मैंने कहा, मैंने कल भी कहा था। हाँ। और मैं लगातार कह रहा हूँ, रंधावा जी कह रहे हैं तो कोई मुझे समझ में नहीं आता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जो एक्शन के लिए कमेटी बनी थी उसके बाद तो पार्टी के चुनाव हो गए, पार्टी का चुनाव हो गया, अभी तो आलाकमान ही पूरा नहीं बना, खाली अध्यक्ष ही है। तो जब तक सीडब्ल्यूसी और एआईसीसी नहीं बन जाएगी, जब तक आप रंधावा जी गलत बोल रहे हैं क्या? मैंने आपको कहा ना, वो बिल्कुल क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा बोल किस हिसाब से रहे। जब वो कमेटी कैसे, आप जब नया इलेक्शन हो गया तो उसकी लीगलिटी क्या है उस कमेटी को? कमेटी तो स्वतः ही सारी कमेटियां भंग हो जाती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर इसको आप अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कहते हो, वो तो मैं जब मानता जब कोई मंत्रिमंडल से आप किसी को हटा देते, मंत्री तो कैबिनेट है ही है, उसमें क्या हुआ? और दूसरी बात, विधायकों के पास आपने भी कहा, मैं भी कई बार से कह रहा हूं, दो तीन तीन पद विधायकों को दे रखे। तो सबसे पहले तो पैमाना क्या है, एक व्यक्ति एक पद का, वो डिसाइड होना चाहिए। और अभी तो पूरा आलाकमान अधिवेशन के बाद बन जाएगा, उसमें होगा। तो अभी मुझे नहीं लगता है कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। रही बात दूसरे गुट की, जो मांग कर रहा है बार बार, पायलट गुट जिसको हम कह रहे हैं, तो पायलट साहब को तो ऑलरेडी सजा मिली हुई है, उनके पास तो कोई पद है नहीं, तो सजाएं आपका तो चल ही रहे इतने दिन से। किस मजबूरी में, दिल बड़ा करना पड़ेगा, किस मजबूरी में उन्होंने ये इस्तीफा दिया मुख्य सचेतक पद से? कोई तो वजह होगी ना इस्तीफे के पीछे। 2 पद थे विधानसभा, नहीं, दो मजबूरी थोड़ी होती है, 2 पद थे, मुख्यमंत्री लग रहा होगा किसी और को एडजस्ट करना है मुख्य सचेतक पद पे, तो उसको उनका इस्तीफा ले लिया, वो कहने पहले ही दे दिया था मैंने। तो मैं इसको कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं मानता हूं। इस बात को लेकर कंफ्यूजन है वरुण जी। महेश जी खुद कह रहे हैं कि अगर मुझ पे कार्रवाई हुई है तो बाकियों पर भी होनी चाहिए, एक गुट का नाम ले रहे हैं वो, तो आप तो खुद ही कंफ्यूज हैं। मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैंने कल भी कहा था कि अगर इसको कार्रवाई मानते हो तो मैं इसको कार्रवाई नहीं मानता हूं। उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया या लिया गया उनसे इस्तीफा, ये बात पहले आप क्लियर करिए। ये तो मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है, सदन के नेता है, उनको लगा होगा कि उन्होंने इस्तीफा ले लिया पहले। लेकिन वो तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई तो बाकियों पर भी होनी चाहिए। जिन लोगों ने पार्टी का इमेज खराब किया, पार्टी को कमजोर किया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, महेश जोशी का बयान है ना ये, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं। मेरी सुन लो, आप कल उन्होंने कुछ और कहा था, आज कुछ और कह रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपकी पार्टी खुद ही क्लियर नहीं है ना? अनुशासनात्मक, आप मेरी बात तो सुन लो पूरी। आप अगर प्रियंका जी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती तो इस्तीफा थोड़ी होता, हटाया जाता। इस्तीफा तो आदमी दे रहा है, एक पद से 2 पद है, एक पद से इस्तीफा दे दिया। और ये तो जब सबसे पहले तो पैमाना तय हो कि एक व्यक्ति एक पद है क्या, उसके बाद जब अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात होती है, तो अब मैं आप कह रहे हो महेश जोशी जी ने कहा, उस पर आ रहा हूं। कल भी मैंने कहा था, अगर 3 जनों का नाम आ रहा है तो तीनों को पद से हटाते,
उसके साथ अगर वो प्रूव है कि भाई मानेसर गए थे सरकार तोड़ने के लिए, अगर आप पास प्रमाणिक है, वो चीज आप पास प्रमाण है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो यूनिवर्सल होगी जब भी मानी जाएगी डिसिप्लिनरी एक्शन। अब रंधावा जी क्या कह रहे हैं उसमें मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अजय माकन जी भी कहते थे वो तो इस्तीफा दे गए प्रभारी पद से, वो कमेटी समाप्त हो गई, दूसरी कौन सी कमेटी होगी जो इस्तीफा लेगी। ये कंफ्यूजन मेरे में नहीं है, ये कंफ्यूजन रंधावा जी को है, वो क्या कह रहे हैं। तो वो अभी पत्रकार लोग उनसे पूछेंगे, अपने आप आएंगे जब वो क्या इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। और आला कमान अभी जब अधिवेशन हो जाएगा, क्योंकि अधिवेशन में दबाव नहीं हो, तो ऐसे चुनाव जीतेंगे क्या आप लोग? देखिए, मैंने कल भी कहा था प्रियंका जी, चुनाव में बीजेपी बड़ी लचर अवस्था में, ये इनके मुगालता है। जब तक कि विधायक राज समाप्त नहीं होगा, विधायकों को ठेका दे रखा है संगठन का, आप ब्लॉक अध्यक्ष भी वही बनाएंगे, पीसीसी मेंबर भी वही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी है, समय आ चला है, इसी साल चुनाव होने हैं, कम से कम अपने अंदर के पार्टीज में जो कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्हें तो खत्म करिए आप। शैलेंद्र दवाई जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस में ये चीजें चल रही हैं, कैसे देखती है बीजेपी इसे, और क्या लग रहा है बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचेगा इससे? प्रियंका जी, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, चूंकि आपने विपक्ष के नाते हमको यहां बुलाया है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व के तौर पर, तो हमारा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन बचा ही कहां है। आप देखिए कितने सारे आलाकमान खड़े हो गए, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, ये आगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और गहलोत खुद अपने आप को बड़ा आलाकमान मानते हैं। और उसी के अनुसार आपने देखा होगा शांति धारीवाल जी ने भी बयान दिया था कि भाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इसका मतलब क्लीन चिट दे दी गई है हमको, अनुशासनात्मक समिति ने हमको माफ कर दिया। ये सब बातें पब्लिक डोमेन में आई थी। उसी में आपने देखा होगा एक कड़ी और जुड़ जाती है, और महेश जोशी जी भी अपने आप को आलाकमान मानते हुए कह देते हैं कि भाई हमने तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत इस पद को छोड़ दिया। और इसी तरह आप देखिए किस तरह से जो यहाँ के राजस्थान के प्रभारी है वो भी एक आलाकमान की तरह बात कर रहे हैं कि नहीं, ये अभी अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत हमने इनको कर दिया। एक पद एक वाला सिद्धांत तो है ही, एक व्यक्ति एक पद का, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई तो ये आपने देखा होगा लगातार 4 साल से कांग्रेस की जब सरकार बनी है तब से आप देखिए इनमें आपस में गुटबाजी, अंतर कलह जबरदस्त चल रही है। आपने देखा होगा पहले किस्सा कुर्सी का चला, सीएम की कौन सीएम बनेगा उस पर लड़ाई हुई, उसके बाद आपने देखा होगा मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पे लड़ाई हुई, उसके बाद सचिवालय कमरों को लेकर जद्दोजहद चली, और उसके बाद किस तरह से इन्हीं के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ जो सचिन पायलट जी और जितने विधायक थे समर्थक वो गए कि कांग्रेस की जो गहलोत सरकार है उनकी कार्यप्रणाली, कार्यशैली, नीतियां, योजनाएं, उनसे असंतुष्ट नाराज होकर वो चले गए, और आलाकमान से किस तरह से वापसी होती है और उसके बाद क्या क्या नहीं कहा जाता। आप देखिए किस तरह के बांध छोड़े जाते हैं जो मेरे को लगता है कभी राजस्थान की राजनीति में अपेक्षित नहीं था। नकारा, निकम्मा, नालायक, रगड़ाई नहीं हुई, और कई तरह के गद्दार तक के शब्द यूज कर दिए गए। और आपने देखा होगा ये जुबानी जंग जो है वो लगातार चलती रही, विधायकों मंत्रियों के बीच में, मंत्रियों के बीच में, विधायकों मंत्रियों के बीच में। लेकिन इसका फायदा बीजेपी उठाएगी क्या? बीजेपी तो देखिए संस्कारिक पार्टी है, बीजेपी संगठनात्मक पार्टी है, एक विचारधारा वाले पार्टी है, और हम तो लगातार हमारा जो संगठन कैसे मजबूत होना है उस पर काम कर रहे हैं। हम जैसे चाहे वो सशक्त मंडल हो, सक्रिय बूथ समितियां हो या पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति हो, तो हमारे तो लगातार जो हम जनता के मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी उसको उठाती रही है, और हम जनता के बीच में। और आने वाले टाइम में आपको बता देंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का आपका संगठन देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो अभी तक संगठन ही मजबूत नहीं हो पाए, तो अब तो इन्होंने नियुक्तियां की है लास्ट टाइम में जिलाध्यक्ष, तो ये उठ रहे हैं, कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं उसे लेकर आऊंगी आपके पास। वरुण पुरोहित जी खुद विरोधाभासी बात कर रहे हैं, वरुण पुरोहित जी खुद विरोधाभासी बात कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के आलाकमान क्या कह रहे हैं, राजस्थान के प्रभारी क्या कह रहे हैं, महेश जोशी जी क्या कह रहे हैं, केंद्र से क्या आ रहा है। आपने देखा होगा केसी वेणुगोपाल जी ने भी पहले गाइडलाइन दी थी जिसका कोई अता पता नहीं रहा। तो कांग्रेस तो अनुशासनहीन पार्टी है, ना इनका चरित्र बचा है, ना चाल है, ना नीति है। आप आरोप लगा रहे हैं चरित्र भी नहीं बचा है कांग्रेस पार्टी में। उससे पहले मिथिलेश जैमिनी जी आपके पास आते हुए कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को, क्योंकि वो तो खुद ही कह रहे हैं कि रंधावा खुद ही कंफ्यूज्ड है, मतलब पार्टी क्लियर ही नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। ये देखिए प्रियंका जी, ये सब कुछ जादूगर का जादू है, और जादूगर के जादू के जाल में रंधावा फंस चुके हैं। वो कल आपको पता मुख्यमंत्री आवास पर शिवरात्रि पर उनके साथ शिव जी को जल चढ़ा रहे थे, उसी से तय हो चुका है, उनको समझ में आ गया है कि जिस तरीके से माकन और दो शहीद हो चुके हैं, वो शहीद नहीं होना चाहते, और उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि की थ्योरी अपना ली है। तो वो वही बात बोल रहे हैं जो अशोक गहलोत जी चाहते हैं। और जो ये कह रहे हैं एक व्यक्ति एक पद, तो कई विधायकों के बाद राजस्थान में चल रहा है कि एक पद बचाने के लिए क्या क्या ड्रामा रचा जाए,
और वो पद है मुख्यमंत्री का पद। उसको बचाने के लिए तमाम खेल चल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रायपुर का सम्मेलन से पहले किस तरीके से सचिन पायलट गुट को अटैक किया जाए, और उस अटैक करने के लिए अभी सही कर रहे थे वरुण पुरोहित जी की, जब वहां कमेटियां भंग हो गई तो रंधावा जी का बयान बेमानी है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि रायपुर सम्मेलन से पहले सचिन पायलट के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जो भी शैलेंद्र जी के कोरोना, गद्दार, वो सब प्रमाणित हो। और प्रमाणित कब हो? जब उन्हें प्रोवोक किया जाए, और प्रोवोक करने के लिए सबसे विश्वास का आदमी पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है। तो कल प्रताप सिंह खाचरियावास सबके सामने कह चुके कि सबसे सीएम के भरोसेमंद महेश जोशी जी हैं और सबसे भाग्यवान हैं। अब प्रताप जी की पीड़ा यह है कि प्रताप जी के पास पहले परिवहन विभाग था और अब पोस्ट मशीन है, खाद्य विभाग में कुछ बचा नहीं है। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, सीधा जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट है, किसी के पास जल है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो बोलेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कांग्रेस में जो कल सभा होने वाली है गंगानगर में, उससे पहले की खलबली है कि गंगानगर में वो जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे सचिन पायलट, और जिस तरीके से बयानबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चला है, ऐसा लग रहा है बड़ा तूफान आने वाला है कांग्रेस पार्टी में, और ये तो ठीक नहीं है ना। इस दौरान प्रियंका जी, आज जो सीएम साहब ने जोधपुर में बोला वो बड़ा राजनीतिक बयान है। उन्होंने कहा कि मारवाड़ से 3 मुख्यमंत्री बने हैं, जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, और मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। जबकि वहीं एक वकील की किस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, जिसके वीडियो ये बता रहे हैं कि अगर आप कानून नहीं संभाल सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। किस तरीके से एक 700 गज के प्लॉट के लिए उसके बेटे को पहले धमकी मिली। इससे ज्यादा लचर कानून व्यवस्था नहीं हो सकती, और फिर आप केवल गद्दी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसी सरकार किस काम की, जो आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस के तबादला करके ही सत्ता का सुख माने। जोधपुर की सड़कों का हाल क्या है खुद कह चुके। जब आपको पता है कि राज का मतलब यह है जनता का, जाके राज में प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख के गए। तो केवल यही हमारा सत्ता का सुख है कि हमारा मैनेजमेंट ठीक चल रहा है, हम किसी पर वार कर रहे हैं, हमारे लोग एक जगह बैठे हुए गद्दी में सब माल खा रहे हैं। ये कौन सी राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं? ये डेमोक्रेसी गांधी और नेहरू ने ये तो सपना नहीं देखा था। किस राजनीति की तरफ जा रहे हैं हम? आखिर कुर्सी को लेकर ये लड़ाई क्यों? एक तरफ मुख्यमंत्री है, कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है, पायलट खींचने के चक्कर में पड़े हुए। कभी तो ये लड़ाई खत्म करेंगे ना, और नुकसान पहुंचेगा इसका पार्टी को, आपको भी पता है ये चीज। कैसे खत्म होगी ये लड़ाई? प्रियंका जी, सबसे पहले मेरे छोटे भाई हैं, शैलेंद्र जी का जवाब दूं। उन्होंने कहा कांग्रेस का चरित्र नहीं, कांग्रेस का चरित्र नहीं होता तो कांग्रेस के लोगों को लेकर आप पूरे देश भर में सरकारें क्यों बनाते? कांग्रेस के आदमी क्यों लेते? या तो वो चरित्रहीन लोगों को लेकर आप सरकार बना रहे, तो आप भी वैसे ही हो चुके हो। इसलिए ऐसी टिप्पणियां किसी भी पार्टी पे नहीं करनी चाहिए। मैं भी मोदी जी पे ऐसी नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको पहले भी कहा, जयमिनी जी सही कह रहे हैं। देखिए, एक पद की जब ज्यादा लड़ाई हो जाती है तो इसको आला कमान को सॉर्ट आउट करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, आला कमान सेंट्रल सिस्टम पार्टी का जब तक मजबूत नहीं होगा ये चीजें हो नहीं सकती। स्टेटों के अंदर जो शत्रप होंगे या अब नेतागिरी कर रहे हैं, जिनको आपने ठेका दिया हुआ है नेतागिरी करने का, मैं दूसरे शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, तो वो यही हालत होगी। जब आप टिकटें देते हो, जब टिकटें किसी के कहने से देते हो, आज मेरे कहने से 50 टिकट दोगे तो वो 50 विधायक मेरे हो गए। तो आप किसी के कहने से टिकट देते, क्यों? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो विधायकी टिकट का है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम मैंने सेंट्रल सिस्टम की बताई, वीकनेस की। लेकिन अधिवेशन के बाद मैंने फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, अधिवेशन के बाद सीडब्ल्यूसी बनेगी, एआईसीसी के महामंत्री बनेंगे, तो उसको देखना पड़ेगा कि सेंट्रल सिस्टम उससे अगर मजबूत होता है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, फिर वो अपने आप एक्शन लेंगे। रही बात राजस्थान की, देखिए वसुंधरा जी भी जो है अलग पार्टी बनाने के सिस्टम में, अगर वसुंधरा जी अलग कोई पार्टी राजस्थान बनाती है तो डेफिनेटली उनकी पार्टी मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान को टेक ओवर कर जाएगी। तो ये चीज भी देखने की बात है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इतनी मजबूत नहीं है। मजबूत होती तो मैं मानता मजबूत है, मोदी जी मजबूत है, लेकिन उनके नाम से स्टेटों के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। स्टेट में उनके नाम से वोट नहीं पड़ रहा। स्टेट में लोग अपने हिसाब से वोट देते हैं। रही फिर वही डिसिप्लिनरी एक्शन की जो बात है, देखिए प्रियंका जी, डिसिप्लिनरी एक्शन वो होता है या तो आप किसी को सस्पेंड कर दो, या उसका कोई बोनस रोक लो, या नौकरी से बाहर कर दो। तो राजनीति में आप कैबिनेट मिनिस्टर को आप कैसे कह सकते हो कि अनुशासनात्मक कार्रवाई? क्यों मिनिस्ट्री से थोड़ी हटा दिया। अगर तीनों पे कार्रवाई होती और जो मानेसर गए उन पे कार्रवाई होती, तब हम मानते इसको अनुशासनात्मक कार्रवाई। रंधावा जी की सिर्फ फेस से, क्योंकि प्रभारी है तो उनको कुछ तो, जैसे आप देखिए, आपको याद होगा अजय माकन जी आते थे, कभी कहते थे 31 दिसंबर तक नियुक्तियां कर दूंगा, फिर 31 जनवरी तक कर दूंगा, कुछ नहीं।
अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी और ने तो नहीं कहा है, आप ही के प्रदेश प्रभारी ने कहा, तो ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन आपको पता है एंटी इनकम्बेंसी पहले से एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। उन सब के बीच अगर इस तरीके से विवाद चलता रहा, बयानबाजी चलती रही, सियासत चलती रही, तो क्या आपको लगता है आपकी पार्टी फिर से आ पाएगी सरकार में? प्रियंका जी, आपको याद होगा, अगर यंग हो, आप पुरानी देख लेना हिस्ट्री कांग्रेस की। शिवचरण मातुरी थे, आपके हरीश जोशी जी थे, रामनिवास मिर्धा जी थे। उस समय से ये देखिए, ग्रुपिज्म ही तो डेमोक्रेसी होती है। अगर एक पुलिस या पार्टी होती तो एक आदमी के पीछे हाँक, तो वैसी नहीं होती डेमोक्रेसी। इसको समझने की आवश्यकता है। 9 साल के मोदी जी के काल में ऐसा प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, एक आदमी के पीछे भागोगे वो डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है। ग्रुपिज्म होता है, वही डेमोक्रेसी होती है। इनका इंटरप्रिटेशन अलग है। मैं जो बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं ग्रुपिज्म अच्छी चीज है, लेकिन एक पद के लिए लड़ते रहेंगे क्या पार्टी में आपस में? मुझे बताइए, कौन सी पार्टी में नहीं कर रहे पद के लिए लड़ रहे? आप मुझे एग्जांपल दे दीजिए, कौन सी पार्टी में नहीं लड़ रहे? ये सामाजिक जीवन थोड़ा ही है जो सब कुछ त्याग करके आदमी राजनीति में आता है। अगर चुनाव लड़ता है, तौर पे बयानबाजी तो नहीं चल रही है ना दूसरी पार्टियों में? नहीं प्रियंका जी, सब में चल रही है। आप बीजेपी की भी देख लीजिए, कैलाश मेवाड़ पद को लेके लड़ाइयां विधानसभा से। प्रियंका जी, आप एक भी बता दीजिए, एक भी उदाहरण बता दीजिए कि हमारे पार्टी में शीर्ष नेता जो है आपस में जो जवानी जंग कर रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करी हो। बाकी जबकि कांग्रेस पार्टी में आपने देखा होगा, देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारे वरुण जी हैं उनको कांग्रेस पार्टी विचारक के रूप में लेना चाहिए, और जो वो बात कहते हैं बहुत खरी खरी बात कहते हैं, तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को उनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि यहां कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है। तो मैं तो यही निवेदन करता हूं कि इनकी विचारों को कांग्रेस पार्टी समझे कि वरुण जी क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि किस तरह से कार्रवाई होती है, इन्होंने नकार तक दिया। तो आप देखिए, कांग्रेस पार्टी वाकई, आपने सही कहा, कंफ्यूज पार्टी है। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो ये बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर, अपने विचारों पर, अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ेगी। और आपने देखा होगा किस तरह से हम पूरे राजस्थान में जो जन विरोधी नीतियां हैं गहलोत सरकार की, उसके खिलाफ हमने जन आक्रोश यात्राएं निकाली। और किस तरह से आपने देखा होगा पूरे 200 विधानसभाओं में यात्राएं निकली, और हमको 8 लाख के करीब शिकायतें मिली मौखिक रूप से, लिखित की रूप से। और आपने देखा होगा किस तरह से जनता में आक्रोश है। ना तो ये युवा वर्ग को संतुष्ट कर पाए, रोजगार नहीं दे पाए, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। आप देखिए इनको अनुबंध जो उन्होंने लगाए थे युवाओं को, उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाए। किसानों को बिजली नहीं दे पाए, खाद नहीं दे पाए, क्या हालत कर दी। इनके कर्जे माफ तक इन्होंने नहीं किए। आज भी जो 4 साल में कर्जा है, 60 लाख किसान बाट जो रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला उत्पीड़न दुष्कर्म में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया है। पूरे राजस्थान को अपराधीकरण कर दिया गया है। राजस्थान का अपराध सबसे ज्यादा बेहताशा बढ़े, माफिया राज पनप चुका है, पेपर लीक माफिया जिसकी आपने बानगी देखी होगी, और तमाम दलितों आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस, ठीक है आप देखिए ना, मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये सच्चाई बता रहा हूं प्रियंका जी, आरोप नहीं लगा रहा, ये सच्चाई है। राजस्थान की जनता देख रही है कि किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह के कारण राजस्थान की जनता पिस चुकी है। राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके हाल पर छोड़ दिया है। आप देखिए इनका खुद का कार्यकर्ता हताश है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश है, उसको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, वो खुद नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। तो आज आप देखिए पूरा पार्टी को, देखिए पार्टी को नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये तो ओवैसी साहब ने आज तय कर दिया जी। राजस्थान की 45 सीटें उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली, और जो माइनॉरिटी का वोट बैंक था जो आज तक कांग्रेस के साथ था, वो टोंक में आज उन्होंने साफ कह दिया। उन्होंने एक बड़ा हमला भी बोला कि जब उदयपुर वाले और भीलवाड़ा वाले को 50 लाख और सरकारी नौकरी, तो भरतपुर वाले को 15 लाख क्यों? ये मानवता के खिलाफ एक्शन है। तो जिस तरीके से वोट का डिवीजन है, अगर माइनॉरिटी में वो 45 सीटें उन्होंने आइडेंटिफाई करके काम शुरू कर दिया, तो जो वोट शेयरिंग लेंगे उससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी। दूसरी बसपा मौजूद है, जो उनका वोट शेयरिंग, ठीक है बसपा के 6 के 6 सांसद मिल गए, वो हर बार मिला लेते हैं गहलोत साहब, लेकिन इस बार वोट शेयरिंग तो जो तमाम कंडीशंस है, जो पायलट समर्थक है वो कह रहे हैं कि हमने चमन को खिलाने के लिए लहू दिया था, और जब चमन खिल गए तो लोग कह रहे हैं बाहर हमारी है। उनकी पीड़ा का क्या करोगे? उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसे रोकोगे, जो कह रहे हैं कि हमने लाठियां खाई 2018 में सत्ता लाने के लिए, हमने गांव गांव में लोगों को मनाया, और हम वसुंधरा राजे और अमित शाह जैसे दिग्गजों के सामने हमने कांग्रेस को खड़ा किया। उनका जवाब क्या है? और जब कार्यकर्ता उत्साहहीन हो जाता है, जिस तरीके से अभी तक रंधावा जी बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई पूरी, तो ये बताता है कि जब आपकी स्कीमें आफत में है, कार्रवाई करे तो मुसीबत, ना करे तो मुसीबत, दोनों गुट। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। फिलहाल आप देखिए आला कमान क्या पंजाब आला कमान सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। शैलेंद्र भाई जी आपका, मिथिलेश जैमिनी जी